हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी निकोलो मैकियावेली के ऊपर, जो कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण थिंकर है। तो अगर आप यूजीसी नेट सेट या जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से हमेशा एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन बनता है। तो हम इस वीडियो में उनके संपूर्ण जो राजनीतिक विचार है वो समझेंगे। तो आपने क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और मैंने यूजीसी नेट सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाके भी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए जानते हैं निकोलो मैकियावेली के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जीवन परिचय की। तो वर्ष 1469 में इटली के फ्लोरेंस में जन्मे मैकियावेली एक पुनर्जागरण विचारक थे, जिनकी अत्यधिक प्रशंसा के साथ साथ आलोचना भी की जाती है। नागरिक प्रजातंत्रवाद के प्रतिपादक मैकियावेली ने बाद के विचारों को विविध दृष्टिकोण से प्रभावित किया है। तो इनका जो जन्म है वो होता है 1469 में इटली में, ठीक है। और उस समय इटली क्या है, 5 भागों में बटा हुआ था, ठीक है, जिसका प्रभाव मैकियावेली के लेखन में हमें देखने को मिलता है। और इनकी जो मृत्यु है वो होती है 1527 में। तो ये पहले विचारक थे जिन्होंने राजनीतिक शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग करने के लिए ग्रामशी द्वारा उनकी प्रशंसा की गई है। तो मैकियावेली को क्या है, पुनर्जागरण का पिता भी आप कह सकते हैं, या पुनर्जागरण काल का शिशु भी इसे कहते हैं। और इन्होंने सबसे पहले क्या है, राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग किया। तो वे एक दार्शनिक के बजाय एक कुशल व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने नए विचार युग की शुरुआत की, जो कि आधुनिक युग के प्रतीक है। तो मैकियावेली क्या है, उन्होंने सबसे पहले बात की कि जो राजनीति है वो अलग है और नैतिकता अलग है। अब हम देखेंगे कि मैकियावेली पर प्रभाव। तो सबसे पहले तो ये कोटेशन एक बारी नेट में पूछी गई है। मैकियावेली अपने समय के शिशु थे। तो ये किसने कहा है मैकियावेली के बारे में, तो ये लास्की ने कहा है। तो ये आपने नोट डाउन भी कर लेना है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, एक बार ये क्वेश्चन आया था। संपूर्ण पुनर्जागरण मैकियावेली में समाहित है। तो ये भी लास्की की कोटेशन है। मैकियावेली थोड़े दिनांकित और थोड़े स्थानिक थे। तो ये कहना है सेवाइन का। तो अब हम समझेंगे पुनर्जागरण काल क्या था। तो पुनर्जागरण काल को तर्कशास्त्र के पुनर्जन्म के रूप में जाना जाता है। यह सभ्यतागत मान्यताओं का पुनर्जन्म है। तो जिस समय मैकियावेली का जन्म होता है या उस टाइम पीरियड में, ठीक है, जो चर्च है, ठीक है, उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता था स्टेट के मुकाबले, ठीक है। तो हर एक जो काम है वो चर्च के अकॉर्डिंग होते थे, जो पहले की जो वैल्यूज है, ट्रेडिशन है, उसके अकॉर्डिंग होते थे। लेकिन जब मैकियावेली लिखता है, ठीक है, तो वो क्या है, जो ट्रेडिशनल है, वैल्यूज है, उसको उससे हटकर क्या है, वो तर्कशास्त्र पर वैल्यू देता है, ठीक है। वो तर्क की बात करता है, ना कि वैल्यू की बात करता है। इसी को हम क्या है, पुनर्जागरण काल कहते हैं। पुनर्जागरण काल ने जांच एवं मानवतावाद की भावना को पुनर्जीवित किया, जो मैकियावेली में दिखाई देती है, ठीक है। तो उन्होंने चर्च को महत्व ना देते हुए क्या है, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच पे काम किया। पुनर्जागरण काल के मध्य में एक नए व्यक्ति का उदय हुआ, एक महत्वाकांक्षी अधीर व्यक्ति जो गौरव और प्रसिद्धि की तलाश में आत्महित से प्रेरित था, ठीक है। तो उनकी जो अप्रोच थी वो क्या है, ह्यूमन सेंट्रिक थी। इस प्रकार मैकियावेली ने मानव प्रकृति को अपने दर्शन शास्त्र का केंद्र बनाया, ठीक है, और तर्क पे जोर दिया। एक आधुनिक व्यक्ति के विकास के साथ साथ यह आधुनिक राज्य का विकास है। आधुनिक राज्य का यह विचार सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी था। राजा के लिए मैकियावेली का महत्व समस्त प्रभार ग्रहण करना था, ठीक है। तो वो बोलते थे कि एक ऐसा निरंकुश राजा होना चाहिए जो इटली की जो उस समय की हालत थी उसको हैंडल कर सके और इटली का पुनः एकीकरण कर सके। तो उसके लिए वो क्या बोलता है कि राजा के पास क्या है, संपूर्ण शक्ति होनी चाहिए। मैकियावेली ने आधुनिक राज्य और आधुनिक व्यक्ति की इस गतिशीलता को समझा। तो ये था पुनर्जागरण काल, जिसमें कि जो मूल्य है, संस्कृति है, वैल्यूज है, परंपरा है, उसको महत्व ना देते हुए तर्क और ह्यूमन को महत्व दिया गया। इसमें चर्च की भी आलोचना की गई थी। अब हम सुधार देखेंगे कि कौन कौन से सुधार उस समय मैकियावेली द्वारा किए गए या बात की गई। तो धर्म के संदर्भ में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अलगाव के फलस्वरूप सुधार हुआ।
प्रतिवादी आंदोलन। तो क्या है, धर्म के विरुद्ध आप कह सकते हैं या चर्च के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किए या आवाज़ उठाई, और उन्होंने क्या है निजी क्षेत्र के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को अलग किया, ठीक है, और महत्व दिया तर्क पे या व्यक्ति को, ना कि चर्च को। सुधार फलस्वरूप धर्मनिरपेक्षता के विचार का विकास हुआ। तो एक बारी नेट में क्वेश्चन आया था कि क्या जो मैकियावेली है वो निरपेक्षवादी है या वो धर्म का विरोध करते हैं। तो मैकियावेली धर्म का विरोध नहीं करते हैं, तो मैकियावेली चर्च का विरोध करते हैं और वो धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, तो वो धर्मनिरपेक्षता पर का समर्थन करते हैं। सुधार के फलस्वरूप चर्च और राज्य का अलगाव हुआ, ठीक है। तो मैकियावेली ने क्या है, चर्च और राज्य को अलग किया, और जो पहले जो राज्य है वो चर्च के अकॉर्डिंग चलता था, तो मैकियावेली ने बोला कि ये ऐसा नहीं होगा, अब क्या है चर्च का काम अलग है और राज्य का काम अलग है। तो उसने क्या है राज्य को महत्व दिया कि जो राज्य है वो चर्च के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, बल्कि राज्य क्या है व्यक्ति या तर्क के आधार पर या कानून के आधार पर चलेगा। इससे मैकियावेली के राजनीतिक विचार पर प्रभाव पड़ा और उन्होंने यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ठीक है, तो वो क्या है धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे। तो एक बारी नेट में क्वेश्चन आया है ये। तो अब हम जानेंगे सामंतवाद का भंग होना, ठीक है। तो पुराना जो सामंतवादी प्रणाली का पतन और विघटन शुरू हो गया था, लेकिन नए युग ने प्रादेशिक राज्य के उत्थान को चिन्हित किया, क्योंकि एक संप्रभु कानूनी राजनीतिक संस्था अभी भी अपरिपक्व अवस्था में थी। तो उन्होंने क्या है जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसको नकारा और नए राज्य के उत्थान को महत्व दिया या उस पर बल दिया। तो मैकियावेली को क्या है आधुनिक राज्य का या आधुनिक राजनीतिक विचारक भी कहते हैं या उसका जनक भी कहा जाता है। मैकियावेली की कुलीन वर्ग से आम आदमी को अधिक प्राथमिकता उनके समय की भावना को दर्शाती है। तो उन्होंने क्या है जो कुलीन वर्ग था या एलिट पीपल आप कह सकते हैं, उसको महत्व ना देते हुए उन्होंने क्या है आम आदमी को प्राथमिकता दी या उसे महत्व दिया। अब हम राष्ट्र का उदय के बारे में समझेंगे। मैकियावेली की चिंता यह थी कि इटली एक मजबूत राष्ट्र बनना चाहिए। तो ये बात मैंने ऊपर भी क्लियर कर दी थी कि उस समय क्या है इटली 5 छोटे छोटे भागों में बट गया था। तो उसका जो मेन मोटिव था वो था इटली का एकीकरण। तो इतालवी एकीकरण मैकियावेली का एक मुख्य उद्देश्य बन गया। मैकियावेली ने एक संगठित पुनरोदित और महान इटली का स्वप्न देखा। इसके लिए राष्ट्र और नागरिकों की रक्षा और संरक्षण आवश्यक था। मैकियावेली की नागरिक सेना अपने समय की भावना को दर्शाती है। तो उस समय क्या है जो भाड़े की सेना आप कह सकते हैं उसको ज़्यादा महत्व दिया गया था, लेकिन वो बोलते कि अगर हमें एक राष्ट्र या इटली का एकीकरण करना है तो सबसे पहले उसके लिए क्या है एक मजबूत शासक होना चाहिए या राजा होना चाहिए, ठीक है, जिसके पास संपूर्ण शक्ति हो, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है उसके पास एक अपनी सेना हो, ठीक है, ना कि भाड़े की सेना हो। तो इस पर उन्होंने काम किया। तो राष्ट्रवाद का अग्रदूत भी इन्हें कहते हैं, आधुनिक राष्ट्रवाद का पिता। तो इसी वजह से इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये पहले विचारक थे जिन्होंने चर्च को पहले ना रखकर राज्य को पहले रखा या उसे राज्य को प्राथमिकता दी। अब हम पूंजीवाद का उदय देखते हैं। तो मानव प्रकृति के स्व केंद्रित भौतिकवादी और स्वामीगत रूप में मैकियावेली का वर्णन उभरते पूंजीपति वर्ग के मनोविज्ञान को दर्शाता है। तो जिससे क्या है जो पूंजीवादी व्यवस्था का उदय होता है, ठीक है, स्व केंद्रित और भौतिकवादी व्यवस्था का जन्म होता है। अब हम मैकियावेली की रचनाएं देखेंगे। तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है, तो आपने क्या है हर एक रचनाएं उनकी देखनी है और उसका जो काल है, ठीक है, जो डेट है वो भी आपने याद रखनी है। तो कभी कभार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को क्वेश्चन बनता है। तो उनकी फर्स्ट जो बुक है वो है आर्ट ऑफ वॉर, जो कि उन्होंने 1521 में लिखी थी। तो यह पश्चिम में युद्ध और सेना पर एक पारंपरिक सिद्धांत है। यह मैकियावेली के राजनीतिक विचार में युद्ध और राजनीति के बीच संबंध को स्पष्ट करती है। तो आर्ट ऑफ वॉर क्या है, राजनीति और में युद्ध और राजनीति के बीच संबंध को दर्शाती है। नेक्स्ट जो उनकी बुक है वो है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, जो कि उन्होंने 1525 में लिखी। यह फ्लोरेंस शहर में मैकियावेली के कार्यों और सेनाओं के विषय में बात करती है, जिन्होंने इसके इतिहास को आकार दिया है। तो ये फ्लोरेंस शहर के बारे में है, ठीक है, कि वो सेनाओं के विषय में बात करते हैं और इन्होंने इसके इतिहास को बताया है। नेक्स्ट जो उनकी बुक है वो है द डिस्कोर्सेज, जो कि 1531 में लिखी है। इसमें मैकियावेली ने प्रजातंत्रवाद का वर्णन किया है। सामंतवादी वर्ग और कुलीन वर्ग की उनकी आलोचना उनकी पुस्तक में प्रदर्शित होती है।
नेक्स्ट है द प्रिंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और कई बारी नेट के सेट के एग्जाम में पूछी गई है। तो द प्रिंस लिखी उन्होंने 1532 में। मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस शासन कला राजनीतिक शास्त्र की कला पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक है। इस संदर्भ में उनकी तुलना चाणक्य से की जाती है। तो चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था तो उसका कंपैरिजन किया जाता है मैकियावेली के द प्रिंस से। मैकियावेली ने प्रिंस में राजा शासक को वास्तविक रूप से राज्य पर शासन करने के बारे में सलाह दी। तो द प्रिंस है कि राजनीतिक शास्त्र की कला के ऊपर। तो ये हमने डिस्कस की इनकी जो रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो इसको आपने क्या है नोट डाउन कर लेना है और उनके ईयर भी याद रखने हैं। अब हम मैकियावेली की कार्य प्रणाली के बारे में जानेंगे। तो मैकियावेली को राजनीतिक यथार्थवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, यथार्थवादी विचारक थे। उन्होंने जो जिस समय की जो परिस्थिति है तो उनको सॉल्व करने के लिए क्या है, उन्होंने जो विधि अपनाई। ठीक है, तो ये वो यथार्थवादी थी, रियलिस्टिक अप्रोच इन्होंने अपनाई कि इसका जो सोल्यूशन है वो कैसे किया जाए। ना कि उन्होंने वही परंपराएं या आप कह सकते हैं कि जो आदर्शवादी जो अवधारणाएं की, जैसे प्लेटो बोलते हैं कि एक आदर्श राज्य होना चाहिए। ठीक है, और दार्शनिक राजा होना चाहिए। तो इस तरह की उन्होंने बात नहीं की है। तो उन्होंने यथार्थ जो स्थिति थी उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। वह भौतिकवादी है। ठीक है, तो वो पूंजीवाद को या आप कह सकते हैं कि को महत्व देते हैं या उसका समर्थन करते हैं, भौतिकवादी थे ये। मैकियावेली के अनुसार दर्शन शास्त्र के बजाय मनोविज्ञान और इतिहास राजनीति के लिए एक बेहतर मार्गदर्शक है। तो उन्होंने क्या है, दर्शन शास्त्र के बजाय क्या है वो मनोविज्ञान और इतिहास पर बल देते थे। उन्होंने इतिहास का एक चक्रीय दर्शन प्रस्तुत किया है। जबकि प्रिंस में मैकियावेली ने प्राथमिक चिंता के रूप में राज्य की सुरक्षा और एकता के महत्व पर प्रकाश डाला। डिस्कोर्स में वह स्वतंत्रता और प्रजातंत्रवाद के विषय पर प्रकाश डालते हैं। तो ये हमने इनकी कार्यप्रणाली देखी। ये यथार्थवादी थे, भौतिकवादी विचारक थे। अब हम मैकियावेली के राजनीतिक विचार समझेंगे। तो यहाँ से भी 2 या 3 बारी नेट में क्वेश्चन बना है। तो सबसे पहले तो ह्यूमन नेचर के बारे में वो क्या बोलते हैं मैकियावेली, मानव स्वभाव पर उनके क्या विचार थे। यहाँ से 2-3 बारी क्वेश्चन बना है। तो आपने क्या है अच्छे से इसको समझना है। तो चूंकि राजा को नागरिकों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसे मानव स्वभाव की सही जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, वो राजा को बोल रहा है कि ह्यूमन नेचर की अच्छी समझ उसको होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि राजा को दर्शन शास्त्र के बजाय मनोविज्ञान के विषय में जानना चाहिए। तो ये बात ऊपर भी उन्होंने कही थी। मैकियावेली के अनुसार इतिहास स्वयं को दोहराता है और मानव स्वभाव पूरे इतिहास में अटल बना हुआ है। ठीक है, मानव स्वभाव की अभिलाक्षणिक विशेषताएं है। तो वे बोलते हैं कि मानव का जो स्वभाव है वो कैसा है, मनुष्य स्वार्थी है, कृतघ्न है, चंचल चित्त वाला है, कायर है और लालची है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मैकियावेली तो बोलते हैं कि मनुष्य क्या है, स्वार्थी होता है। ठीक है, चंचल प्रवृत्ति का होता है, कायर होता है और लालची होता है। तो इसलिए राजा को क्या है उसके नेचर का, अपनी जनता के जो स्वभाव है, ठीक है, उसका पता होना बहुत ही जरूरी है कि उसकी जनता किस प्रकार की है। मनुष्य अपने पिता की हानि को भूल सकता है लेकिन संपत्ति की हानि को नहीं भूलेगा। तो ये क्वेश्चन भी 2 या 3 बारी नेट या सेट में देखने को मिला है या आया है कि ये किसकी कोटेशन है कि मनुष्य अपने पिता की मृत्यु के व्यक्ति को भूल सकता है लेकिन जिसने उसकी संपत्ति की चोरी की है उसे वो कभी नहीं भूलेगा। तो ये जो कोटेशन है वो है मैकियावेली की। तो इसे भी आपने नोट डाउन कर लेनी है। मैकियावेली मानव स्वभाव पर अत्यंत निराशावादी दृष्टिकोण देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये स्वार्थी है, चंचल चित्त वाला है और लालची है होता है मानव का स्वभाव। उनके अनुसार चूंकि मनुष्य स्वार्थी है इसलिए वो हमेशा राजा के हित के ऊपर निजी स्वार्थ को प्राथमिकता देगा। ठीक है, तो राजा के हित की वो नहीं सोचेगा, जनता या मनुष्य वो क्या है स्वहित की बात करेगा। लोग तब तक राजा का समर्थन करेंगे जब तक राजा द्वारा उनके हितों की पूर्ति की जाएगी। राजा लोगों की सभी बात इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि वे स्वभाव से कृतघ्न है और राजा द्वारा दिए गए उपकार को आसानी से भूल सकते हैं। तो वो राजा को बोलते हैं कि उसे क्या है दर्शन शास्त्र की शिक्षा नहीं बल्कि मनोविज्ञान की शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए, ह्यूमन नेचर को अच्छे से समझने वाला होना चाहिए, क्योंकि वो तब तक ही आपका सपोर्ट करेंगे जब तक कि आप उनके फेवर में या उनके हित में काम करेंगे। तो राजा को के बारे में बोलता है कि उसमें जो राजा का गुण होना चाहिए वो लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह बहादुर होना चाहिए। और उसके लिए वो बोलता है कि राजा के पास क्या है एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए। ठीक है, निरंकुश राजा होना चाहिए, तभी वो क्या है अच्छे से शासन चला सकता है। आगे हम नैतिकता के बारे में उनके विचार समझेंगे। राजनीति में परिणाम अच्छा है तो बुरा साधन भी ठीक है।
तो वो राजा को बोलते हैं, यहाँ तक छूट देते हैं वो राजा को कि यदि आपका शासन अच्छा चल रहा है और उसका परिणाम अच्छा आ रहा है तो आप क्या है बुरे साधन का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं कि राजा को क्या है जनता के सामने तो उसे भोला भाला बना रहना चाहिए, लेकिन पीठ के पीछे क्या है वो अनैतिक कार्य भी करने चाहिए उसे। ठीक है, ताकि वो पूरे स्टेट को अच्छे से कंट्रोल कर सके। मैकियावेली धर्म और राजनीति तथा नैतिकता और राजनीति के बीच अलगाव के लिए जाने जाते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले क्या है धर्म और नैतिकता से राजनीति की स्वायत्तता स्थापित की। ठीक है, तो मैकियावेली पहले ऐसे राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने क्या है राजनीति से धर्म और नैतिकता को अलग किया। वो बोलते थे कि धर्म अलग है, नैतिकता अलग है, लेकिन राजनीति अलग है। तो राजनीति में क्या है एक राजा को क्या है अनैतिक कार्य भी करने पड़ सकते हैं। तो राजा कभी भी धर्म के अकॉर्डिंग नहीं चल सकता है। क्यों नहीं चल सकता, वो उसके पीछे जो लॉजिक देता है वो बोलता है कि क्योंकि जनता क्या है वो स्वार्थी होती है, अपना हित चाहती है और वो लालची होती है। ठीक है, चंचल चित्त वाली होती है, तो इसलिए क्या है उसे अनैतिक कार्य भी करने पड़ेंगे राजा को। उनके अनुसार राजनीतिक कार्यों का फैसला राजनीतिक मानकों से होना चाहिए, न कि धर्म और नैतिकता के मानकों से। ठीक है, तो बोलते हैं कि इसके लिए क्या है धर्म को उसने राजा के ऊपर वो थोपा नहीं है। नैतिक या धार्मिक रूप से जो गलत हो सकता है राजनीतिक रूप से सही हो सकता है। तो वो बोलता है कि कभी कभार क्या है धार्मिक रूप से वो गलत हो सकता है, लेकिन राजनीतिक रूप से वो राजा के कार्य क्या है वो सही भी हो सकते हैं। वह दोहरी नैतिकता की अवधारणा की रचना दी कि तदनुसार राजा की नैतिकता आम आदमी की नैतिकता से अलग है। ठीक है, तो वो क्या है आम आदमी की जो नैतिकता है या जो नैतिक कर्तव्य है वो अलग होते हैं, राजा के अलग होते हैं। आम आदमी अपने सिद्धांतों के लिए अपने जीवन का बलिदान कर सकता है, लेकिन राजा अपने सिद्धांतों के लिए राष्ट्र की कुर्बानी नहीं दे सकता। तो वो बोलता है कि आम आदमी क्या है अपने निजी जो हित है वो उसका बलिदान भी कर सकता है, लेकिन अगर राजा भी उन्हीं सिद्धांतों पर चले तो वो राष्ट्र की कुर्बानी नहीं दे सकता। इसलिए वो बोलता है कि उसे अनैतिक कार्य भी करने पड़ सकते हैं। राजा की नैतिकता राष्ट्र और उसके नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो उसका प्राथमिक जो दायित्व है वो है राष्ट्र की सुरक्षा। तो ये हमने नैतिकता के बारे में इनके विचार देखे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांस बनते हैं। अब हम धर्म के बारे में इनके विचार समझेंगे। तो ऊपर भी हमने थोड़ा शॉर्ट में बताया था कि वो क्या है धर्मनिरपेक्ष थे, धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करते थे। मैकियावेली धर्म के खिलाफ नहीं थे बल्कि चर्च के संस्थापन के खिलाफ थे। तो ये बात आपने क्लियर करनी है कि वो क्या है धर्म के कभी विरोधी नहीं थे, वो चर्च के विरोधी जरूर थे। ठीक है, क्यों थे चर्च के विरोधी, क्योंकि चर्च के द्वारा क्या है राज्य के काम सारी किए जा रहे थे, तो इसलिए वो चर्च का विरोध करते हैं। और उसी के कारण क्या है इटली की दुर्दशा हो रही थी। ठीक है, और इटली क्या है 5 भागों में बट गया था, तो इसलिए वो क्या है चर्च का विरोध करते हैं, ना कि धर्म का। मैकियावेली के समय में चर्च एक भ्रष्ट संस्थान बन गया था। इन्होंने इटली में संघीकरण के अभाव के लिए चर्च को उत्तरदायी ठहराया। इसलिए वह नहीं चाहते थे कि चर्च राष्ट्र का मार्गदर्शन करे। तो क्या है वो क्या है बोलते कि चर्च क्या है भ्रष्ट हो चुका था, तो उसके जो भी काम है वो राष्ट्र हित में नहीं थे, तो इसलिए वो उसका विरोध करता है। मैकियावेली का धर्म के प्रति एक उपयोगितावादी दृष्टिकोण था। वह राजा को राष्ट्र के हित में धर्म का उपयोग करने का सुझाव देते हैं। उनके अनुसार धर्म एक अनुशासनिक शक्ति है और यह राजा के लिए प्रजा पर शासन करने में सहायक हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक कि वह राजा को भी सार्वजनिक रूप से धार्मिक दिखने का सुझाव देते हैं, भले ही राजा का धर्म कोई भी विश्वास ना हो। मैकियावेली के अनुसार प्रजा अपने राजा को धार्मिक देखना पसंद करती है। तो वो क्या है धर्म के विरोधी नहीं थे, चर्च के विरोधी थे, और वो राजा को बोलता है कि उससे क्या है धर्म का अनुशासनिक शक्ति उसके पास होनी चाहिए या उसका धर्म का पालन करना चाहिए जनता के सामने। राज्य और उसके संरक्षण पर जो मैकियावेली के विचार है, अब हम इसको समझेंगे। तो मैकियावेली ने राज्य को सर्वोच्च संघ माना है जिसके लिए प्रजा को पूरी तरह से आत्मसमर्पण रहना चाहिए। ठीक है, तो मैकियावेली ने क्या है सुप्रीम किसे माना है, स्टेट को। ठीक है, जिसके लिए वो बोलता है कि जनता को क्या है अपने अधिकारों को भी आत्मसमर्पण उसे करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है सुप्रीम स्टेट है ना कि चर्च, अकॉर्डिंग टू मैकियावेली। उनके अनुसार राज्य की सफलता या विफलता का आकलन उसकी प्रजा की समृद्धि से लगाया जा सकता है। तो बोलता है कि प्रजा कितनी समृद्ध है, ठीक है, उसका आकलन आप लगा सकते हैं एक सफल राज्य का। उनके लिए वह राज्य एक सफल राज्य था जिस पर किसी एक व्यक्ति का शासन हो
उन्होंने कुलीन तंत्र से अधिक राजतंत्र का पक्ष लिया है। तो ये क्वेश्चन भी 2 या 3 बारी नेट में पूछा गया है कि जो मैकियावेली है वो कौन सी शासन प्रणाली को अच्छी मानते थे। तो वो क्या है, कुलीन तंत्र से अधिक क्या है, राजतंत्र को पसंद करते थे। ठीक है, जिसमें वो एक व्यक्ति के शासन की बात करते थे और उसके पास सभी शक्ति हो, एब्सोल्यूट पावर उसके पास हो, एक राजा के पास, तो वो राजतंत्र का समर्थन करते हैं मैकियावेली। तो ये क्वेश्चन बना है नेट में, तो आगे भी आ सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य के पास एक विश्वसनीय सेना होनी चाहिए जिसमें विदेशी सैनिकों पर निर्भरता के बजाय स्वदेशी सेना दस्ता शामिल हो। तो ये बात ऊपर भी मैंने कही है कि वो क्या है, वो बोलते हैं कि एक विश्वसनीय सेना होनी चाहिए एक स्टेट के पास, एक राजा के पास, ना कि विदेशी सेना। ठीक है, तो उसे वो स्वदेशी सेना पे ज़्यादा बल देता है। तो ये थे राज्य के संदर्भ में, वो क्या है, राज्य को सुप्रीम पावर बोल रहा है। ठीक है, और दूसरा वो बोल रहा है कि राजतंत्र एक राज्य की सफलता के लिए क्या है, राजतंत्र बहुत जरूरी है और उसमें भी क्या है, संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। वह लोकतंत्रवादी राष्ट्र को सरकार का सबसे अच्छा रूप मानते हैं। हालांकि तत्कालीन प्रचलित स्थितियों के अनुसार राजतंत्र सरकार पसंदीदा विकल्प थी। तो ये भी आपने ये क्लियर करना है कि वो लोकतंत्र या गणराज्य, गणतंत्र को सबसे अच्छी शासन प्रणाली मानते थे। लेकिन वो बोलते थे कि गणतंत्र वहीं सबसे यहाँ आप कह सकते हैं कि गणतंत्र वहीं सही रहेगा जहाँ की जो प्रजा है वो सद्गुणी हो। ठीक है, वो लालची नहीं हो, वो स्वार्थी नहीं हो। ठीक है, और वो सिर्फ अपना हित की बात ना करती हो। तो जहाँ ऐसी प्रजा हो तो वहाँ गणतंत्र या लोकतंत्र अच्छी प्रणाली है। लेकिन जहाँ ये सब चीज़ें नहीं हो तो वहाँ क्या है, राजतंत्र अच्छा है। तो ये बात आपने क्लियर करनी है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखना है। ठीक है, वो क्या है, लोकतंत्र को या गणतंत्र को अच्छी शासन प्रणाली मानता है, सबसे अच्छी। लेकिन उसके लिए वो शर्त रख रहा है कि वहाँ की जो प्रजा है वो सद्गुणी होनी चाहिए। ठीक है, स्वार्थी नहीं होनी चाहिए, लालची नहीं होनी चाहिए। तो अगर प्रजा ऐसी है तो वहाँ गणतंत्र सबसे अच्छी शासन प्रणाली है। लेकिन अगर प्रजा ऐसी नहीं है तो वहाँ क्या है, राजतंत्र सबसे अच्छी शासन प्रणाली है। मैकियावेली के अनुसार राष्ट्र एक धर्मनिरपेक्ष इकाई है। उन्होंने चर्च की स्थापना को राष्ट्र के अधीन कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने चर्च को क्या है, जो पहले चर्च के अधीन क्या था, राष्ट्र था या राज्य था, अब मैकियावेली क्या है, जो चर्च है उसको राज्य के अधीन करते हैं। शक्ति प्रयोग पर सलाह। तो अब हम जानेंगे कि मैकियावेली राजा को जो शक्ति है उसे एब्सोल्यूट पावर देता है, वो अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे उसे करना चाहिए उसके बारे में उनके जो विचार है। राजा के लिए उससे प्यार किए जाने के बजाय डरना बेहतर है। तो बोलता है कि राजा को कहा क्या है, ज़्यादा उदारवादी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक उससे क्या है, प्रजा को डरना चाहिए। मैकियावेली के अनुसार राजा को कठोर शक्ति और मृदु शक्ति दोनों के कुशल उपयोग का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो बोलता है कि राजा को कब अपनी जो कठोर रूप वो जनता के सामने पेश करना चाहिए और कब उसे क्या है, मृदु जो रूप है वो पेश करना चाहिए, ये कला राजा को आनी चाहिए। मैकियावेली कठोर शक्ति पसंद करते हैं क्योंकि यह अधिक विश्वसनीय है। ठीक है, लेकिन वो क्या है, बल किसको दे रहा है, न कि राजा को क्या है, कठोरता से जनता के सामने पेश आना चाहिए। मृदु शक्ति कल्याण करती है, लेकिन एक व्यक्ति कैसे कार्य करता है जो राजा उससे कराना चाहता है के लिए कल्याण ही पर्याप्त नहीं है। मैकियावेली के अनुसार मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी और कृतघ्न होते हैं। वे अपनी सुविधा अनुसार प्रेम करते हैं, इसलिए प्रेम की नीति पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो वे बोलते हैं कि जो राजा को है वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर जनता का जो स्वभाव है वो स्वार्थी होता है। राजा को मानव स्वभाव की कमजोरी को भुनाना चाहिए। ठीक है, तो उसे जो मनुष्य की जो कमजोरी है उससे वो उसे वही पता होनी चाहिए, तभी वो उनके ऊपर अच्छे से शासन कर सकता है। मैकियावेली के अनुसार शक्ति पहला विकल्प नहीं होना चाहिए और तभी उपयोग की जानी चाहिए जब यह अत्यंत आवश्यक हो। तो शक्ति का प्रयोग वो कब बोलता है कि जब अत्यंत आवश्यक हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसे शांति द्वारा या उदारवादी तरीके से कार्य लेना चाहिए जनता से। जब राजा शक्ति का उपयोग करने का फैसला करता है तो उसे इसका उपयोग इतनी क्षमता से करना चाहिए कि प्रतिद्वंदी पूरी तरह से परास्त हो जाए। ठीक है, तो वो बोलता है कि यदि वो शक्ति का प्रयोग कर रहा है तो उसे शक्ति का प्रयोग इस तरह से करना चाहिए कि जो उसका शत्रु है वो पूरी तरह से परास्त हो। राजा को किसी को प्रतिशोध लेने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ठीक है,
प्रतिशोध मनुष्यों में एक शक्तिशाली भावना है। मैकियावेली के अनुसार यदि प्रतिशोध कारण पर हावी होता है तो मनुष्य अपने आत्महित की कीमत पर भी कार्यवाही करने को तैयार होगा। तो वो बोलता है कि जब आप शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो पूरी तरह से करें ताकि कोई आपका शत्रु ना हो, ठीक है। अगर आपने उसे क्या है फिर से एक मौका दिया तो वो आपका विनाश कर सकता है, आपको नष्ट कर सकता है। अब हम जानेंगे कि राजा के गुण क्या होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मैकियावेली। तो राजा को एक लोमड़ी और शेर के समान होना चाहिए। तो ये बात मैंने ऊपर भी बोली थी। तो राजा का गुण क्या है कि वो उसमें शेर की तरह बहादुरी भी होनी चाहिए और राजा की लोमड़ी की तरह चालाकी भी होनी चाहिए। तो वो दोनों गुण उसमें बोलता है। मैकियावेली एक राजा के गुणों पर सुझाव देने में अधिक मुखर है। मैकियावेली के अनुसार राजा को जाल को समझने में लोमड़ी के समान चतुर होना चाहिए और उसे स्वयं को भेड़ियों से बचाने के लिए शेर के समान बहादुर होना चाहिए। गुण तर्क शक्ति कैसी होनी चाहिए, लोमड़ी की तरह, ताकि वो जाल से को समझ पाए यदि उसके विरुद्ध किसी शत्रु द्वारा जाल बिछाया जा रहा है। और साहस कैसा होना चाहिए, शेर की तरह, ताकि फिर वो क्या है भेड़ियों की तरह उनकी चाल को समझ सके। राजा के गुणों के बारे में उनकी सलाह मानव स्वभाव के मूल्यांकन और इतिहास के अनुभव पर आधारित है, ठीक है। जो ये सलाह देते हैं या गुण की बात करते हैं तो ये किस पे आधारित है, एक तो इतिहास पे आधारित है कि इतिहास बोलता है कि ये अगर जैसे इटली का जो विखंडन हुआ था तो इसी की वजह से हुआ था, क्योंकि वहाँ का जो चर्च के अकॉर्डिंग जो शासन चलाया जा रहा था तो उन्होंने ज़्यादा क्या है उदारवादी तरीके से शासन चलाया, जिसकी वजह से वहाँ की जो राजनीतिक अस्त व्यवस्था वो उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हम भाग्य पर उनके विचार जानेंगे। तो यहाँ से भी एक बारी क्वेश्चन बना है। मैकियावेली ने भाग्य को ऐसी परिस्थिति बताया है जो किसी व्यक्ति के नियंत्रण से परे है। उन्होंने भाग्य शब्द का उपयोग दुर्भाग्य नकारात्मक अर्थ के संदर्भ में किया है। वह सुझाव देते हैं कि भले ही राजकुमार में सफल होने के सभी गुण हो फिर भी वह भाग्य का सामना कर सकता है। वह राजकुमार को साहस के साथ भाग्य का सामना करने का सुझाव देते हैं। वह भाग्य की तुलना पुरुषों का आलिंगन करने वाली महिलाओं के साथ करते हैं। तो यही क्वेश्चन आया था कि ये किसने बोला है कि पुरुषों का आलिंगन करने वाली महिलाओं के साथ भाग्य का जो कंपैरिजन है या इसकी बात करते हैं तो वे करते हैं मैकियावेली, भाग्य की तुलना पुरुषों के आलिंगन से। तो एक बारी नेट में और एक बारी पीएचडी एंट्रेंस हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी एंट्रेंस हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है। तो ये भी आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। अब हम मैकियावेली की मेन जो कोटेशन है जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है वो देखेंगे। तो ये आपने क्या है नोट डाउन कर लेनी है और 2-3 बार इसका रिवीजन करना है ताकि ये आपको अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहली जो कोटेशन है वो है, शेर जाल से अपनी रक्षा नहीं कर सकता है और लोमड़ी भेड़ियों से अपना बचाव नहीं कर सकती है। इसलिए व्यक्ति को जाल को पहचानने के लिए एक लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए एक शेर होना चाहिए। जिसे चालाकी से जीता जा सकता है उसे बल से जीतने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, मनुष्य 2 प्रमुख आवेगों से प्रेरित होते हैं, या तो प्यार से या डर से। चूंकि प्यार और डर शायद ही एक साथ हो सकते हैं, यदि हमें उनमें से एक का चयन करना हो तो प्यारा होने की तुलना में डर कहीं अधिक सुरक्षित है। नेक्स्ट है, जिसका पालन किए जाने की इच्छा रखता है उसे नियंत्रण करने का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए जाल तोड़ने के लिए लोमड़ी होना और भेड़ियों को डराने के लिए एक शेर होना आवश्यक है। युद्ध से कोई परहेज नहीं है, इसे केवल अपने शत्रु के लाभ के लिए स्थगित किया जा सकता है। मनुष्य अपने पैतृक संपत्ति की हानि की तुलना में अपने पिता की मृत्यु को शीघ्र ही भूल जाते हैं। तो ये इनकी फेमस कोटेशन थी। नेक्स्ट हम इनके जो रेलेवेंस है महत्व को समझेंगे। तो मैकियावेली के साथ राजनीतिक सोच में एक नए युग की शुरुआत होती है, क्योंकि इससे पहले के जो राजनीतिक विचार थे वो चर्च को महत्व या दैवीय सिद्धांत को ज़्यादा महत्व दे रहे थे। मैकियावेली ऐसे प्रथम विचारक आए जिन्होंने धर्म को राजनीति से अलग किया, ठीक है, और चर्च को महत्व की बजाय क्या है राज्य को महत्व दिया, ठीक है, और एक ऐसे राजतंत्र की स्थापना करते हैं जिसमें राजा को क्या है संपूर्ण शक्ति देते हैं। उन्हें यथार्थवाद के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। राजनीति का यथार्थवादी दृष्टिकोण राजनीति का शक्ति दर्शन है। मैकियावेली को धर्म निरपेक्षता की पाश्चात्य अवधारणा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तो वो ऐसे पहले विचारक थे जिन्होंने क्या है धर्म निरपेक्षता का समर्थन किया। उन्होंने धर्म और राजनीति के बीच सख्त अलगाव का आह्वान किया, ठीक है, जबकि उससे पहले एक ही चीज़ इसे मान के चल रहे थे,
अन्य विचारक। मैकियावेली ने सुझाव दिया कि राजनीति को समझने के लिए नैतिकता और धर्म के बजाय इतिहास और मनोविज्ञान को जानना अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने विधि प्रदाता को न केवल राष्ट्र का बल्कि समाज का भी एक वास्तुकार बताया। मैकियावेली ने विधि प्रदाता की भूमिका को बहुत ही महत्व दिया। ठीक है, तो जो कानून है उसको महत्व दिया उन्होंने। मैकियावेली को पाश्चात्य विद्वानों में सबसे महान देशभक्त और राष्ट्रवादी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनका एक ही मकसद था इन सबके पीछे कि इटली का एकीकरण किया जाए और एक महान राष्ट्र की स्थापना की जाए। उनके अनुसार न तो धर्म और न ही नैतिकता को राष्ट्रहित के मार्ग में आना चाहिए। उन्होंने धर्म पर राष्ट्रवाद की सर्वोच्चता स्थापित की। ठीक है, वह कहते हैं राजनीति दर्शन शास्त्र नहीं, धर्म भी नहीं है, लेकिन शक्ति का प्रबंधन है। तो ये हमने इनके जो महत्व है, ठीक है, उसको समझा कि किस किस बात पे वो ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। तो अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मैकियावेली ने राजा किसका अनुसरण करने की सलाह दी है? तो नरम व्यवहार, सॉफ्ट बिहेवियर, अत्यधिक उदारता, पूरी शक्ति, महान दया। तो उन्होंने क्या बोला है कि राजा को क्या है स्वभाव जनता के सामने ऐसे उदार पेश आना चाहिए, लेकिन जो पीठ के पीछे है वो उसे अनैतिक कार्य की भी वो क्या है अलाउ करते हैं या आज्ञा देते हैं राजा को। मैकियावेली ने इटली के नैतिक पतन के लिए किसे दोषी ठहराया? तो उन्होंने क्या है चर्च को उसके लिए दोषी ठहराया कि इटली का जो पतन हुआ है उसके पीछे जो दोषी है वो चर्च है। तो फ्रेंड्स, ये हमने मैकियावेली को देखा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में से। तो यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। तो हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए, आई थिंक आपको भी समझ आ गए होंगे। और अगर आप यूजीसी नेट, सेट या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस का कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके भी मैंने एचपी और अदर स्टेटों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं, तो वो भी आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि मैं इसी तरह की जो वीडियो है वो बनाता रहता हूँ। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।